इन सारे प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका सामान्य परिचय। सांप का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी कहलाता है। सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी। यदि सांप के बारे में पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे, नॉलेज लेंगे, तो वह पढ़ाई क्या कहलाएगी? सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी। अब देखते हैं प्रजातियां। सांप की प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं सांप की। वैसे विश्व में इसकी प्रजातियां लगभग 2500 के आसपास है। ठीक है, तो हम भारत की बात करें, भारत में जो सांप की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो भारत में लगभग 270 से अधिक जो है सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 270 से अधिक प्रकार की जो है प्रजातियां होती हैं, किसकी? सांपों की। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में मध्य प्रदेश एक राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 35 प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की। मध्य प्रदेश के जंगलों में लगभग 35 प्रजातियां जो है सांपों की पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, सांप के पैर नहीं होते हैं, इसलिए रेंग पर चलते हैं। इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 10 वर्ष से 25 वर्ष तक। सांप का जो जहर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है न्यूरोटॉक्सिन और दूसरा होता है हेमोटॉक्सिन वेनम। ठीक है, सांप में हड्डियां होती हैं जिसे कशेरुक कहते हैं। सांपों में ध्यान रखेंगे, सांप के अंदर हड्डियां होती हैं, बिना हड्डियों को वो नहीं चल सकता है। ठीक है, बिना हड्डियों को उसका जीवन असंभव है। ठीक है, तो सांप में हड्डियां होती हैं जिसे क्या कहते हैं? कशेरुक कहते हैं। सांप जो है सरीसृप वर्ग का प्राणी है। सांप सरीसृप वर्ग का प्राणी है। आइए अब देखते हैं हम कि सांप जो है अपने शिकार के अंदर जहर को कैसे छोड़ता है। तो सबसे पहले हम सांप की संरचना को समझते हैं और इसकी महत्वपूर्ण भागों को देखते हैं, फिर उसकी आगे प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो एक गोल संरचना दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये एक जो राउंड जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को बोलते हैं क्या? ब्रेन। ये सांप का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। इसके आगे जो एक गोल संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, ये होता है सांप का आंख। क्या होता है? सांप का आंख होता है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक हिस्सा जो दिखाई दे इसका, इसका क्या है? उभरा हुआ है। उस उभरे हुए हिस्से में एक छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है, गोल सी, उसको बोलते हैं क्या? नॉस्ट्रिल। जैसे हमारे नाक का छेद है, ठीक है, ऐसे ही जो सांप का नाक होता है और जो इसका छेद होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं। अच्छा, सांप के ऊपर जो इसकी चमड़ी होती है, चमड़ी जैसे मछलिया के ऊपर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? चोइटवा। जो चोइटवा होता है क्या बोलते हैं? उसको चोइटा ही कहते हैं। ठीक है, तो जो ये सांप के ऊपर होता है उसे बोलते हैं क्या? हम स्केल कहते हैं। अब सांप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम समझने जा रहे हैं, जिसके कारण जो है सांप अपने शिकार के अंदर जहर को छोड़ पाता है। ठीक है, तो आइए ध्यान से समझते हैं इसे। तो एक संरचना को हम हाईलाइट करते हैं, उसको ध्यान देंगे आप। ये संरचना जो है हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसको आप ध्यान देंगे। ये वाली संरचना जो है गोल सी है, इसके अंदर दो भाग होते हैं। तो सबसे पहले भाग को हम समझते हैं। ये जो ब्लैक डार्क टाइप दिखाई दे रहा है, जो खांचे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इस खांचे जैसी संरचना को हम कहते हैं कंप्रेसर मसल। क्या नाम है? कंप्रेसर मसल। अब इसके आगे का जो भाग है इतना बड़ा, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसके अंदर कुछ बूंदे बूंदे टाइप दिखाई दे रही है। इस संरचना को हम कहते हैं क्या? वेनम ग्लैंड। वेनम का मतलब होता है जहर, विष, और ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। इसका मतलब, इसका क्या है नाम? विष ग्रंथि, या इसको कहते हैं वेनम ग्लैंड। अब इसके आगे देखेंगे, इसी वेनम ग्लैंड से, ध्यान से समझेंगे आप लोग, इसी वेनम ग्लैंड से आगे जो है एक नलिका निकली हुई है, वो पाइप निकला हुआ है। उस पाइपिया का क्या नाम है? प्राइमरी वेनम डक्ट। उस पाइपिया का क्या नाम है? प्राइमरी वेनम डक्ट, या इसे हिंदी में हम कहते हैं प्राथमिक विष नलिका। क्या बोलते हैं? प्राथमिक विष नलिका। यह प्राथमिक विष नलिका यानी प्राइमरी वेनम डक्ट जो है आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है। अब जो पाइपिया थी, ये पाइपिया कितने भागों में चल के बढ़ गई? आगे दो। ठीक है, एक ऊपर की ओर चली गई और एक नीचे की ओर चली गई। अब ये दोनों पाइपिया जो है कहां जाते हैं सब, इसको ध्यान से समझेंगे। तो हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है क्या? फैंग। सांप में जो दो आगे ऐसे निकले होते हैं नुकीले दांत, उसको हम क्या बोलते हैं? फैंग कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो पाइपिया है, ये दोनों जाकर अंदर ही अंदर मिल जाती है। किससे? फैंग से। जो सांप का दो नुकीला दांत होता है आगे की तरफ, उसी में अंदर की तरफ जो है पाइप चली जाती है। जैसे ही सांप किसी भी शिकार के अंदर अपने दो इन दांतों को, नुकीले दांतों को चुभो देता है, तो इसके अंदर एक ऐसी प्रकृति होती है सांप के अंदर। तो सबसे पहले हम इस प्रकृति को समझ लेते हैं। सांप के अंदर यह प्रकृति होती है कि सांप यदि अपने शिकार के अंदर उन दो नुकीले दांतों को चुभो दिया है, तो वह चाहकर भी अपने विष को नहीं रोक पाता है। उनके अंदर यह क्षमता नहीं होती है कि वो अपने जहर को चाहकर भी रोक ले। ठीक है, अब जैसे मान ले कि कोई सांप जा रहा है, अब कोई आदमी जा रहा है, ठीक है, अब जो है उस सांप देखा, डर गया, अपने भय के कारण जो है उसके अंदर क्या कर दिया? अपने दोनों नुकीले दांतों को चुभा दिया। तो क्या कह रहा है? अरे सांप चाचा, अरे सांप चाचा, दांतवा तो दोनों चुभा दिया, ठीक है, लेकिन जहरा मत डालिएगा। तो कहता है, दू ससुर तनाई, हम जो किसी को अगर डस लेते हैं तो अपने जहर को छोड़ना ही पड़ता है, हम रोक ही नहीं पाएंगे। हमको रोकने के लिए भगवान शक्ति नहीं दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो सांप जो है चाहकर अपने जहर को नहीं छोड़ पाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सांप की ये प्रकृति होती है कि सांप जैसे ही डसता है तो उसकी जो एक कंप्रेसर मसल्स होती है ये दबती है, इसमें एक प्रेशर पैदा होता है, एक दाब इसमें पैदा होता है, ठीक है। और उस दाब के कारण इसके साथ ही कौन चिपका हुआ है? वेनम ग्लैंड। इसके साथ कौन लगा हुआ है? वेनम ग्लैंड लगा हुआ है। तो जैसे ये कंप्रेसिव मसल्स दबती है वैसे ये वेनम ग्लैंड भी दबता है, और इसी वेनम ग्लैंड में कौन भरा हुआ है? सांप का जहर भरा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेनम या विष बोलते हैं। तो यह एक समझेंगे इसको कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में हमने पानी भर लिया, ठीक है। ये है गुब्बारा, और गुब्बारे में हमने क्या किया? यहाँ तक पानी भर लिया, ठीक है। और गुब्बारे को हमने इसे पकड़ लिया। अब गुब्बारे में हम इधर से ऊपर की तरफ से एक छेद कर दें तो ऐसे पकड़े रहेंगे तो क्या उसमें से पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन उसी गुब्बारे को जब नीचे से हम क्या करेंगे? दबाएंगे तो उसमें ऊपर से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। तो सेम यही होता है यहाँ पर भी, जब जैसे ही ये कंप्रेसर मसल्स में एक दबाव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो ये वेनम ग्लैंड की क्या होती है? दबती है। इस पे भी एक प्रेशर उत्पन्न होता है। तो जैसे ही प्रेशर इसमें भी पड़ता है तो इस वेनम ग्लैंड से क्या निकलता है? वेनम यानी कि जहर, विष निकलता है। और जब यह विष निकलता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले जाता है ये किसमें? प्राइमरी वेनम डक्ट में, प्राथमिक विष नलिका में जाता है। और यह आगे चलकर प्राथमिक विष नलिका जो है आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है। ध्यान से देखेंगे इधर, ये जो प्राथमिक विष नलिका थी ये आगे चलकर कितने भागों में बढ़ गई? दो। एक ऊपर की ओर से नीचे आई और एक नीचे की ओर ही चली गई। अब ये समझेंगे कि ये दोनों जो नलिकाएं हैं इनका क्या नाम है? तो इनको बोलते हैं क्या? सेकेंडरी वेनम डक्ट। यहाँ थी प्राइमरी वेनम डक्ट और यहाँ क्या है? सेकेंडरी वेनम डक्ट। तो ये दोनों सेकेंडरी वेनम डक्ट जो है ये कहाँ चली जाती हैं? तो ये जो फैंग है, जो सांप का दोनों नुकीला वाला दांत होता है जिसे हम फैंग करते हैं, उसी फैंग के अंदर ही अंदर वो दोनों चली जाती है, ठीक है। तो जैसे ही ये अंदर गई है, अब यहाँ से क्या निकला हुआ है? विष निकला है, जहर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये जाएगा प्राइमरी वेनम डक्ट में, फिर चला जाएगा सेकेंडरी वेनम डक्ट में, और सेकेंडरी वेनम डक्ट से चला जाता है कहाँ पे? फैंग के अंतिम हिस्से में। और जैसे ही सांप के किसी को चुभ होता है तो वहां तक यह जहर पहुंच जाता है। अब ये दूसरे फिगर में देखेंगे तो हमको बिल्कुल यह क्लियर हो जाएगा कि कैसे जहर किसी भी शिकार के अंदर पहुंचता है। तो हमने ये बनाया है क्या? एक फैंग। ये क्या है? फैंग बनाया है, और उसी फैंग के अंदर एक नलिका गई हुई है जिसका क्या नाम है? सेकेंडरी वेनम डक्ट। यहाँ गई थी ना सेकेंडरी वेनम डक्ट, तो यही सेकेंडरी वेनम डक्ट जो है फैंग के अंदर है। अब ये जो डक्ट है इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जहर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही यह फैंग मतलब सांप अपने शिकार के अंदर अपने फैंग को चुभोता है तो इस जो ये जहर आता है यह जहर भी उस व्यक्ति के अंदर फैंग की मदद से चला जाता है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है क्या है? इसका विष है, ठीक है, यही है वेनम। तो इस प्रकार से सांप जो है अपने जहर को अपने शिकार के अंदर जो है छोड़ता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है।